हेलो मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए मेरे डॉक्टर साहब लोग, आप लोग सभी लोग तैयार हैं। हम लोग जो है अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी लोगों को अगले जो वीडियो बनाया जा चुका है उसे सभी लोग देख लिए क्या? अगर जो व्यक्ति नहीं देखे हैं, जो अभी इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो इससे पहले भी कुछ वीडियो बने हुए हैं, उसे भी देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है बायोलॉजी पढ़ाने के लिए बोले थे कि जो है बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, जो आपका 12th 10th और नीट बेस पे होगा। ठीक है, आप इसे कॉम्पिटिटिव लेवल के आधार पर भी देख सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में कोई ट्रिक नहीं है जिससे समझना। जैसे मान लीजिए मैथ में जिस तरह से ट्रिक होता है कि आप कोई भी सवाल को शॉर्ट में बना सकते हैं, और इसमें तो बस आप कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। क्वेश्चन मान लीजिए पूछते जाते हैं, उसको समझ के आप बताते चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कहां तक समझ के पढ़ लिए थे? हम लोगों ने पढ़ लिए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जन्म के बारे में डिस्कशन हो रही थी। तो बहुत सारे की इंटरेस्टेड क्वेश्चन आ रहे थे और उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो एक बात बताइए, थोड़ी सी जो है 2 मिनट के लिए रिवीजन कर देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बात बताइए, हम लोग ये देख रहे थे कि लैंगिक जन्म किसे कहा जाता है। तो आप लोगों ने इसका क्या जवाब देंगे बताइए? तो इसका जवाब आप लोगों ने दिए थे कि जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दो विपरीत लिंग वाले जीव आपस में मिलकर किसी संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे लैंगिक जन्म कहा जाता है। यही ना आप लोगों ने डिफिनेशन बोले थे कि दो विपरीत लिंग वाले जीव आपस में मिलकर, यानी कि एक होगा नर तो दूसरा होगा मादा होगा। तो एक बात बताइए कि ये दोनों लोग आपस में मिल करके और एक संतान की उत्पत्ति करते हैं। आप लोग जानते हैं संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो शैतानवा जो उत्पन्न होता है इन दोनों के मिलने से होता है ना। तो ये को बात बताइए कि हम ये भी कहते हैं कि ये दोनों, बहुत से ऐसे कंडीशन हमारे गांव में, चाहे अपने दोस्त या बहुत जगह आप लोग देखे होंगे कि ये दोनों मिलते तो हैं, लेकिन कभी कभी संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? तो हम लोग कहते हैं कि दोनों मिलने के साथ कुछ और भी चीजों का मिलन होती है, जो कुछ लोगों में न होने के कारण वह संतान की उत्पत्ति नहीं करते हैं, और जिसमें मिल जाते हैं वो उसमें संतान की उत्पत्ति हो जाती है। तो हम कहते हैं दोनों के तरफ से एक एक कोशिका की मिलन होती है। तो एक एक कोशिका की मिलन होती है, तो कोशिका का नाम क्या है बाबू? तो इस कोशिका का नाम ये क्या करने जा रहा है? जन्म देने जा रहा है, जिसके वजह से इस कोशिका को जननी कोशिका कहा गया था। जननी कोशिका कहा गया था ना बाबू। तो ये भी जननी कोशिका है, ये भी क्या है? ये भी जननी कोशिका है। थोड़ी जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जननी कोशिका तो नर में पाए जाते हैं तो नर, और मादा में पाए जाते हैं तो यहाँ मादा जननी कोशिका। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। ठीक, इसको कहते हैं फीमेल जर्म सेल, कहते हैं ना बाबू। तो अब एक फीमेल जर्म सेल, जो ये सेल होता है, इस सेल को तो जननी कोशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि जन्म देने जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, इसको हम लोगों ने ये क्या नाम देते हैं? इसे इंग्लिश में ओवम कहते हैं, हिंदी में इसे अंडाणु कहते हैं। ठीक है, अंडाणु कहते हैं। तो इसमें जो जन्म देने जाता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं ना बाबू, शुक्राणु। इंग्लिश में इसे
स्पर्म कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि ये बताइए कि ये नर और मादा एक निश्चित समय के बाद संतान की उत्पत्ति करने योग्य बनते हैं, उससे पहले नहीं रहते हैं। तो एक बात बताइए कि फीमेल जो है संतान उत्पन्न करने योग्य कब बनती है? तो 9 से लेकर 12 साल की उम्र में यह संतान की उत्पत्ति करने योग्य बनती है। तो क्यों 9 से 12 साल की उम्र में? और तो ये 9 से 12 साल की उम्र में, तो एक कितने, एक 12 से लेकर 14 साल की उम्र में, कितना, 12 से 14 साल के। देखिए ना, इनका 12 समाप्त होता है तो इनका 12 शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें 3 साल की गैप है, 9 3 12, इसमें 2 साल की गैप है, इसमें भी 3 साल की हो सकती है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि लड़का सब सोच रहा होगा कि हम इतना साल में मैच्योर होंगे, ये लड़कियां जो है इतने साल में मैच्योर होगी। तो ये बात बताइए काहे मैच्योर होगी? भाई कामवा मतलब मिलने की प्रक्रिया ये तो पहले भी कर सकते हैं। जो 5 साल के बच्चे हैं वो भी तो समय की ये मिलने की प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो एक बात बताइए कि 9 से 12 साल में काहे मैच्योर होती है? मतलब 9 से 12 साल के बाद वह संतान की उत्पत्ति करने योग्य क्यों बनती है? क्योंकि उनमें हय कोशिका बनना शुरू हो जाता है। बस बात समझे, आप 12 से 14 वर्ष में इनका कोशिका बनना शुरू हो जाता है, यानी इसमें शुक्राणु जब बनना शुरू हो जाएंगे तब जाकर के संतान की उत्पत्ति करने योग्य बन जाएगा। और इसमें शुक्राणु कब बनते हैं? 12 से 14 वर्ष के बाद। तो हम एक चीज और समझाए थे आपको कि यहाँ पर हेड ऑफिस है। ठीक है, ये हेड ऑफिस जो है यह उठेगा तो इसको उठाएगा, यह हेड ऑफिस इसको उठाएगा, यह जो है इसको उठाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ सोए हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति सोया है, यहाँ पर कोई व्यक्ति सोया है, यहाँ पर कोई व्यक्ति सोया है। बात समझे? तो अब बताइए कि हम अगर उठ गए 2 बजे रात में, 2 बजे रात में अगर उठ गए तो हमारा ये जो है ना जो भी प्रक्रिया होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई मशीन शुरू करना है, कोई कंपनी शुरू करना है, कोई काम शुरू करना है, तो हम जब उठेंगे तुरंत समय के ना इसको उठाएंगे, ये उठेगा तो यह इसको उठाएगा, ये उठेगा तो यह इसको उठाएगा। तो आप बताइए कि हई जब उठेगा तब ना कामवा शुरू होगा। तो हई उठा सुबह के 7 बजे, तो कामवा कब शुरू होगा बाबू? तो सुबह में 7 बजे। तो आप बताइए कि हई इन लोगों का दोष है कि इनका दोष है 7 बजे का उठना? कोई व्यक्ति कहेगा लेट से काम काहे शुरू हुआ? तो हई लेट से उठे थे। तो बताइए कि लेट से जब उठेंगे तो काम उसी समय से शुरू होगा। यानी कि जिस तरह से यहाँ पर ये मेन ऑफिस वाले व्यक्ति है, वैसे ही हमारे ब्रेन में यह हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस यह अपना हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो यह हाइपोथैलेमिक हार्मोन निकलता है जो जिसको GnRH का नाम दिए थे। ये सब आप लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर में, जिसको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जा करके पीयूष ग्रंथि को जगाता है, जिसमें से RH और FSH 2 हार्मोन निकलते हैं। इसमें से जाकर के ये जगाता है लोग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नर में अगर ऐसा प्रक्रिया चल रही है, तो ये नर में चल रही है, तो नर में चलेगी। तो जैसे मान लीजिए कि हाइपोथैलेमस यह हो गया, ठीक है, ये GnRH यहाँ निकल रहे हैं, GnRH, ठीक है, ये जाकर के जगा रहे हैं पीयूष को, पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को जगा रहे हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड 2 प्रकार के हार्मोन निकाल रहा है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये जाकर के इसको जगा रहे हैं, यानी कि ये आगे जाके जगाएगा। तो अगर नर में देखा जाए तो नर में ये जगाएगा किसको? ये जाएगा टेस्टिस में, तो ये टेस्टिस में लेडिक सेल को जगाएगा, लेडिक सेल को। ये लेडिक सेल जो है ना, लेडिक सेल जो टेस्टिसवा में होते हैं, तो टेस्टिसवा में लेडिक सेल, और टेस्टिसवा कहाँ होता है बाबू? टेस्टिसवा ये कहाँ होता है? टेस्टिसवा तो हम बता रहे हैं टेस्टिसवा क्या होता है। टेस्टिस मतलब होता है हिंदी वृषण, है शरीर है दोनों पैरवा है, आप पैरवा के बीचवा में है, बताए थे बाबू, बताए थे ना। तो ये है 2 इसी का नाम वृषण है। इसी में तो है स्पर्म बनता है, शुक्राणु इसी में बनता है। बात समझ गए? तो इसी में जाता है हार्मोनवा।
और जा करके उसमें वो कोशिका होती है लैटिक सेल, उस कोशिका को जाके जगाता है। तो ये जब जगेगा जगेगा तो ये हार्मोन निकालेगा, क्या चीज, एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन दौड़ के जाएगा इसके पास जाएगा। तो बताइए कि उसके पास गया तो उसमें एक कोशिका पाई जाती है जो इसको बनाती है, उसका नाम हम क्या डाले थे बाबू, तो हम डाले थे स्पर्मेटोगोनिया। इसमें कौन लेबर सोया है, स्पर्मेटोगोनिया, गोनिया सेल सोया है। तो जा करके इसको जगाएगा तो उठ के अरे मुझे अब कुछ करना है, तो करना है तो क्या करेगा, जल्दी से अपना क्या बनाना शुरू करेगा, तो ये स्पर्म बनाना शुरू करेगा, यानी कि हिंदी में शुक्राणु बनाएगा। बात समझ में आ गया, शुक्राणु बनाएगा। तो अब बताइए शुक्राणु जब बनना शुरू हो जाएंगे, ये सारा प्रक्रिया यहाँ से होते होते मतलब यहाँ से यहाँ 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 तक होते होते ये कितना साल लग जाता है, 12 से 14 साल लग जाता है। ठीक है, तो 12 से 14 साल में शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं। बात समझ आ गया। अब चलिए इसमें शुक्राणु बन गए, इसमें अंडाणु जो बन गए ना। अच्छा चलिए शुक्राणु कहाँ बनता है बाबू, शुक्राणु कहाँ बनता है, तो अब ना बताए थे हमें दो बनता है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है वृषण, वृषण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। चलिए ठीक है, तो आप लोग ये काम कीजिए ना, शुक्राणु हेडिंग डालिए, डालिए हेडिंग शुक्राणु डालो। चलिए तो हम लोगों ने शुक्राणु का डिफिनेशन लिख दें, एक एक डिफिनेशन लिखते चलते हैं, क्योंकि रोज रोज छोड़ते जाएंगे ना तो एक दिन बहुत पहाड़ बन जाएगा और फिर से दोबारा फिर लिखवाना, तो जितने बोर्ड पर रहता है वो सब हम लिखवाते जाते हैं। ठीक है, आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। तो ये काम कीजिए, हेडिंग डालिए शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, शुक्राणु का डेफिनेशन। कहाँ से कि बहुत लोग तने लिखियो नहीं ना पाते हैं, हमारे महारथी कम थोड़ी है, बहुत है। ठीक है, तो ये क्या हेडिंग डालना है बाबू, स्पर्म, इसको क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। तो एक बात बताइए, एक बात बताओ ना तुम, एक चीज बताइए, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो है शुक्राणु ये कौन काम करता है, यानी जननी कोशिका है, यानी कि क्या करता है, ये जन्म देने जाता है। हो तो क्या डेफिनेशन, क्या कहेंगे कि नर में पाए जाने वाली वह कोशिका जो जन्म की प्रक्रिया में भाग लेती है उसे शुक्राणु कहा जाता है। बात समझ में आ गया बाबू। ठीक है, यही तो डेफिनेशन हम नर जननी कोशिका का लिखवाए थे, तो यो जननीय कोशिका है। ठीक है, तो लिखिए लिखिए, नर में पाए जाने वाले वह कोशिका जो जन्म की प्रक्रिया में भाग लेता है उसे शुक्राणु कहा जाता है। बस समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, हम ये जो लिख रहे हैं इतना काहे हमारा सियाहिया बर्बाद तुम लोग करवा रहा है? हम बताइए कि अगर बोल दे तो तुम लोग नहीं लिख लेगा, 12 क्लास में चला गया है, अगर इतना लिखना नहीं जानता है तो फिर धिक्कार है तुम्हारे। चुल्लू भर पानी अगर तुम्हारे आसपास है तो डूब के मर जाओ। तुमको बताओ कि इतना नहीं लिख पा रहा है अगर तुम, तो फिर दिक्कत न है। अब हम बोलते जाएंगे, तुम लोग लिखते जाना। ठीक है, हम ऐसे समझ के अब लिखवाएंगे नहीं, मतलब जो ऐसे हाथ से इस तरह से लिखने का, हम बोलते जाएंगे, क्या दिक्कत है, आराम से बोलेंगे, लिख लेना आराम से। ठीक है, तो चलिए, तो शुक्राणु के बारे में समझ गए। ठीक है, अच्छा हम इसके बारे में हम बताएंगे
किसमें गुण सूत्र। एक बात एगो सूत्र का बारे में हम लोग बताए थे कि समझ ना कि गुण सूत्र किसे कहा जाता है। ये बताइए, हम सूत्र के बारे में एगो बताए थे, क्या बताए थे बाबू? जो हमारे गुणों को बनाता है, जो सूत्र हमारे गुण को बनाता है, उस सूत्र को क्या कहते हैं? गुण सूत्र कहते हैं। गुण सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, है गुण सूत्रवा को क्या कहे थे? है सूत्र और गुण, माने वह सूत्र जो किसको बनाता है? गुण को बनाता है, उसे गुण सूत्र कहते हैं। एक बात बताइए, तो हम कहते हैं कि गुण सूत्र, ये तो सभी अलग अलग प्रजाति में गुण सूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। गुण सूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो एगो काम कीजिए ना, एगो स्टार पॉइंट डाल के लिखिए, इस शुक्राणु में गुण सूत्र कितना होता है? तो शुक्राणु में गुण सूत्र 23 होते हैं, ठीक है, 23 होते हैं। तो ये 23 होते हैं, यानी कि इसको हम लोगों ने हैप्लोइड के नाम देते हैं। कौन सा? ये सिंगल होते हैं, मतलब जो है ना, ये हमेशा समय की गुण सूत्र किसमें पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। तो जोड़े में पाए जाते हैं, हम ये 5वां चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे जोड़े में पाए जाते हैं। तो जोड़े में पाए जाते हैं, तो जब हम कहते हैं कि कोशिका जब डिवाइड होती है, टूटती है, अरे यहाँ पर जब ये एंड्रोजन जाकर के काम करता है स्पर्मेटोगोनिया पे, तो ये क्या करते हैं? टूटने लगते हैं, और टूट टूट करके क्या बनाते हैं? शुक्राणु बनाते हैं। तो एक बात बताओ ना कि यहाँ पर एक गुण सूत्र स्पर्मेटोगोनिया है ना, तो ये 2 भागों में टूटा, तो 2 भागों में जब टूटेगा तो यहाँ पर 2 कोशिका बनाएगा। तो अब बताइए कि मानव में एक गुण सूत्रों की संख्या 46 होती है। कितना होती है? 46 होती है। गुण सूत्र कितना होता है? 46। किसमें? मानव में। तो मानव में 46 होता है, तो जोड़ा में अगर किया जाए तो कौन जोड़ा होगा? 23 जोड़ा होगा। तो 23 जोड़ा मतलब एक जोड़े में 2 होता है। तो अब 23 जोड़ा में 23 गुणे 2, यानी 23 गुना 46। तो बताइए कि जोड़ा में हम कह रहे हैं, एगो यह है, एक ये है, तो दोनों जोड़ा में है ना, तो जोड़ा में है तो 2 है ना, तो हम इसे कहते हैं दुई, ठीक है। ये जो है गुणा में है तो इसे गुणित कहते हैं। बात समझ आ गया? तो इसे दुई गुणित कहते हैं। और जब बंटवारा होती है तो दोनों आपस में से क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं। तो ये को चला आता है इसमें, ये को चला आता है इसमें। बात समझ आ गया? तो हम लोग कहते हैं इसमें जो 46 था ना, तो एगो में 23 और एगो में 23। बात समझ आ गया? तो अब बताइए, एक गुण सूत्रों को बांटने वाला जो विभाजन की प्रक्रिया है, अगर कोई पूछेगा भाई बताइए कौन सा कोशिका है, तो शुक्राणु को बनाने वाला कोशिका है सर। तो इस कोशिका का नाम हम लोगों ने अभी का डाला था वहां पे, तो हम वहां पे डाले हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्या डाले हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल, गोनिया सेल। हम लोगों ने अच्छे से फिर से एक बार देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया सेल। अब तो स्पर्मेटोगोनिया सेल के अंदर में 46 होता है, और जब यह टूट करके इसको तोड़ने की प्रक्रिया कौन शुरू करेगा? कौन सा हार्मोन है बाबू? तो एंड्रोजन हार्मोन है। बात समझ गए? कौन सा हार्मोन है? एंड्रोजन हार्मोन है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर एंड्रोजन हार्मोन, यहाँ पर क्या चीज? एंड्रोजन क्या करता है? हार्मोन काम करता है। यह एंड्रोजन हार्मोन जाके काम करता है, तो इसको तोड़ने लगता है, और टूटने लगेगा तो टूट टूट करके ये जो है छोटी छोटी जो कोशिका बनाएगा, एक कोशिका का नाम क्या पड़ेगा? स्पर्म। बात समझ में आ गया? स्पर्म बनेगा। इसको हम बनाएंगे लाइक बढ़िया से समय के, इसको अच्छे से हम लोग बोर्ड पर बनाएंगे इसको कि कैसे कैसे बन रहा है और क्या क्या पाए जाते हैं, ये अगला चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये शुक्राणु बन गया ना, ये क्या बन गया? शुक्राणु। शुक्राणु बन गया ना, तो अब बताइए शुक्राणु में कितना गुणसूत्र होते हैं बाबू? तो 23 होता है, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ पर तो हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पर
यह जोड़े में था और आपस में लिपटा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आ करके दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, अलग अलग हो गया। तो अब बताइए ये जोड़ा में है कि सिंगल है? अगर जोड़ा में रहता है तो उसे दो के गुणा में रहता है तो उसे द्विगुणित का नाम दिए थे, लेकिन जब यह अलग हो गया तो गुणा में है, तो गुणा में नहीं है, तो कोई चीज नहीं होता है तो नहीं के लिए हम लोग अ लगाते हैं ना, तो अब गुणा में नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अगुणित कहेंगे, कहेंगे ना, अगुणित कहेंगे। बात समझ में आ गया? तो अगुणित को ही इंग्लिश में हैप्लॉइड कहा जाता है, हैप्लॉइड कहा जाता है। बात समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताइएगा, हम लोग कहते हैं कि हम दो भाई थे तो दोनों आदमी बंटवारा हो गए, लेकिन अब सिंगल हो गए हम, तो अब सिंगल होने के बाद भी हम अपने आप से भी बांट सकते हैं क्या? नहीं ना बटेगा। तो सिंगल होने के बाद से बंटवारा नहीं होती है, यानी गुण सूत्र अब सिंगल होने के बाद नहीं बटेगा। इसके बाद अब जो है सब बंटवारा जो होगी ना, जैसे हमारा जो भी घर में जो होगा, तो मान लीजिए कि हम लोग क्या कहेंगे कि अब मान लीजिए कोई भी सामान रखा हुआ है तो वो सामान केवल हम लोग कहते हैं कि इस सामान को जो है अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जितने भी, हाँ यहाँ पर कोशिका खाली बढ़ सकती है, लेकिन इसको अंदर जो ये गुणवा है, गुणसूत्रवा है, ये तो गुणसूत्रवा सिंगल हो गया है, ये सिंगल हो गया है जिसके वजह से अब ये गुणसूत्र नहीं बटेगा। तो इसके बाद जितने बंटवारा होगी उस सारा बंटवारा में खाली बस जो है ना ये कोशिका बट जाएंगे, लेकिन इसके अंदर में गुणसूत्र नहीं बटेगा। बात समझ में आ गया? अच्छा आप लोग के यहाँ भी बहुत सारा बंटवारा होती है कि सारा खेत बाड़ी बट जाते हैं, लेकिन अभी घर नहीं बढ़ता है, जिससे घर में सभी लोग जो है ना ये सभी एक साथ समय ही रह रहे हैं, बाकी सब खेत बाड़ी बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि अंदर का अभी चीज नहीं बटा है, तो ये भी अंदर का चीज न बढ़ करके ये कोशिका ये जो है क्या हो जाती है, सब बंटवारा हो जाती है। तो एक बात बताइए ना, ये सब यहाँ पर बंटवारा दो प्रकार की हो रही है, एगो अंदर के बंट रहे हैं एक में, अरे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो बंट रहे हैं अंदर वाला, लेकिन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अंदर वाला अब नहीं बटेगा। क्या होगा? अब नहीं बटेगा। यहाँ से फिर से अभी टूटने की प्रक्रिया जारी रहेगी, ऐसा थोड़ी ना है। यहाँ तो अब जो है इसमें सिंगल है ना, तो इस सब में जो है ना, जैसे कोई ऐसा सामान होता है ना जिसमें सबका हक होता है, तो है इस पर जो है ये बटा ना, तो इसमें भी दोनों में समय के बराबरी का हक है। इसमें बटा ना, इसमें तो दोनों पर बराबरी का हक है। जैसे मान लो तुम्हें एक गाड़ी है, ट्रैक्टर है, तो हम दो भाई है, तो बताइए कि सारा सामान बढ़ जाता है, लेकिन ट्रैक्टर वाला क्या करेंगे? आधा आधा बट देंगे, हैं? नहीं बांटेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मम्मी पापा हैं, ठीक है, तो एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि अभी फिलहाल हम मान लीजिए कि मम्मी है चाहे पापा है, तो बंटवारा जब होती है तो क्या करेंगे? उनके शरीरों में से आधा आधा बट देंगे, हैं? तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें बंटवारा नहीं होता है, हक बराबरी का होता है। बात समझिए? तो इसी तरह हम लोग देखें तो यहाँ बट तो गया है, लेकिन इस पर हक दोनों का है, तो दोनों का है तो बराबर बराबर है, तो इसका भी है उतना ही, इसका भी है उतना ही, यानी बराबर बराबर भागों में बट गया है। बात समझ में आ गया? तो अब बताइए कि यहाँ से यहाँ बंटवारा हुआ तो इसमें गुण सूत्र बट गए, और यहाँ से यहाँ बंटवारा हुआ तो गुण सूत्र नहीं बटे। इसका मतलब है कि विभाजन तब तो ये जो विभाजन मतलब होता है टूटना, ये टूटने की प्रक्रिया दो प्रकार की है, ठीक है, तो दो प्रकार के हैं, तो एक में गुण सूत्र बढ़ते हैं और दूसरा का में गुण सूत्र नहीं बढ़ता है। तो यहाँ से यहाँ जो प्रक्रिया हो रही थी इस विभाजन को कहते हैं। अच्छा कोशिका जब विभाजित करते हैं उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। तो इस कोशिका विभाजन दो प्रकार के हैं, जिसमें गुण सूत्र बढ़ते हैं, एक में गुण सूत्र नहीं बढ़ते हैं। तो अब बताइए कि इसका नाम हम लोग क्या देते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं मियोसिस कहते हैं, जिसमें गुण सूत्र बढ़ जाते हैं। आई जिसमें नहीं बढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब बताइए इसको सूत्री विभाजन कहते हैं, हिंदी में कहा जाए तो सूत्री विभाजन। ठीक है, तो आधा आधा हो जा रहा है तो और दो सूत्री विभाजन कह देते हैं। और लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन।
माने अर्ध माने आधा, सूत्री माने सूत्र, विभाजन माने बट जाना, यानी कि सूत्र आधा बट जाता है उसे और सूत्र विभाजन कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो हम लोग इतना तब तक लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह रहे हैं कि जो शुक्राणु बन रहे हैं, इस शुक्राणु बनने की प्रक्रिया और तो सूत्री विभाजन के प्रक्रिया के फलस्वरूप इसमें सूत्र क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और उसके पश्चात जो है ना, जो माइटोसिस होता है जिसको अच्छे होती सब बराबर सूत्र है ना, सब सूत्र बराबर है, इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। अच्छा, इसको हम बता रहे हैं कि क्यों समसूत्र कहते हैं। तो क्यों समसूत्र कहते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा दिया है। अरे बायोलॉजी में तुझे दीवाना बना देंगे बाबू। समसूत्री विभाजन। अच्छा एक बात बताइए ना, है विभाजनवा मैंने क्या बोले हम, ये विभाजन मैंने हम क्या बोले हैं अभी जस्ट, तो विभाजन मतलब बोले हैं बटना। क्या चीज? बटना। बटना बोलिए, अच्छा है टूटना बोलिए। बात समझ में आ गया? और क्या चीज? सूत्र। क्या चीज? सूत्र। कौन सा सूत्र? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र। और सम मतलब क्या होता है? समान होता है। तो इसका भी डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गया कि विभाजन माने होला बटना। तो बटने की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्र समान होते हैं उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे समसूत्री हो रहा है। और अर्धसूत्री, देखिए इसको भी हम तोड़ ही देते हैं, ठीक है, अर्धसूत्री को। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो विभाजन मतलब क्या होता है? विभाजन मतलब क्या होता है? बटना। अब क्या चीज बटना? सूत्र। कौन सा सूत्र? गुणसूत्र। कितना हो जाएगा? आधा। तो डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गया। डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गया कि बटने की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्र आधा हो जाते हैं उसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। बात समझ में आ गया? तो हम लोग कहते हैं